बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें थीमेटिक एंड सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द म्यूज़िक, जिसमें हम जैज़ की बात करते हैं कि जैज़ या म्यूज़िक का यहाँ पे इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है। द novel borrows its title from jazz music, and the idea of music is discussed throughout the novel. As the name of the novel implies, music operates both thematically and formally to provide structure to the book. The jazz music of the 1920s situates the narrative in a specific cultural and historical moment. अब ये जो जैज म्यूजिक है ऑफ 1920 जो कि सिचुएट करता है नैरेटिव को एक स्पेसिफिक कल्चर और हिस्टोरिकल मोमेंट में, यानी कि सिचुएट यानी कि उसकी सिचुएशन बयान करता है कि इसका नैरेटिव की, उस कहानी का इन अ स्पेसिफिक कल्चरल, एक स्पेसिफिक कल्चरल और एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जिसको वो शो करता है जब ब्लैक जो है वो व्हेन अ ब्लैक एस्थेटिक स्टाइल वाज गेनिंग ग्राउंड इन न्यू ऑरलीन्स एंड न्यूयॉर्क। क्योंकि ये लोग कहाँ गए थे, अपने साउथ से नॉर्थ की तरफ गए थे, तो ये न्यूयॉर्क और न्यू ऑरलीन्स की तरफ गए थे। Both the city and the woods of Virginia are described as having their own music and rhythm, and the pace of narrator storytelling ranges from upbeat and fast to slow and bluesy. और यहाँ पे उसने कहा यहाँ पे कि दोनों ही सिटी और जो वुड्स थे, जंगलात थे, और वर्जीनिया, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, अपना ही उनका एक म्यूजिक है, एक रिदम है और एक पेस ऑफ नैरेटिव स्टोरी टेलिंग है जो कि रेंज करती है फ्रॉम अपबीट एंड फास्ट टू स्लो ब्लूजी। म्यूजिक ऑल्सो speaks to the individual character on a deep level, as when Alice Manfred worries about sinful parts of the music। जब एलिस मैनफ्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है सिंफुल पार्ट ऑफ द म्यूजिक, तो एलिस मैनफ्रेड एंड द मिलर सिस्टर्स इंटरप्रेट जैज म्यूजिक एज द एंथम ऑफ हेल्थ। तो एलिस मैनफील्ड क्या इंटरप्रेट करती है, वो म्यूजिक को कैसे देखती है। अब जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल में क्या होता है, देखें जब भी हम कोई चीज़ जस्टिफाई करते हैं, किसी कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं या उसका टाइटल या एनी थीम, तो उसमें हम दो तीन चीज़ें एक आउटलाइन बना लें। जो राइटर है, जो नैरेटर है, वो उसके हिसाब से वो जो टाइटल है उसके क्या मीनिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर टू कैरेक्टर हम देखते हैं कि हर कैरेक्टर जो है, अब जैसे हम टाइटल जस्टिफाई करें जैज म्यूजिक का, तो हर जो यहाँ पे बंदा है, जो यहाँ पे कैरेक्टर्स बयान किए हैं, हर कैरेक्टर जो है उसका व्यू पॉइंट अबाउट द म्यूजिक क्या है। हर इंसान की परसेप्शंस डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं ना कि ब्यूटी लायर्स इन द आईज ऑफ एडमायरर एंड वी परसीव थिंग्स एज वी आर, नॉट एज दे आर। यानी कि हम चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं, जैसे हम होते हैं, हमारी सोच होती है, नॉट एज दे आर। वो जैसे मतलब वो खुद होती हैं, एक्चुअली चीज़ को देखने का जाविया हर बंदे का डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जब हम सिंबलाइज करते हैं ना किसी टाइटल को, या जस्टिफिकेशन हम देखते हैं, तो जस्टिफाई हमने हर लिहाज से उसको करना है विद इन द स्टोरी, by the perspective and viewpoint of the characters, and at the end हम जैज टाइटल के बारे में क्या कहते हैं, और फिर बाकी क्रिटिक्स भी जो है वो जैज टाइटल के बारे में क्या कहते हैं, तो हम फिर इसको कहते हैं कि हमने इस टाइटल को जस्टिफाई किया। इसी तरीके से प्राइड एंड प्रेजुडिस भी देखेंगे ना जब हम, या बाकी हमने जो नॉवेल्स पढ़े हैं इससे पहले, हम क्या करते थे, हम एक टाइटल को जस्टिफाई करते हैं, और फिर हम उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं कि क्या जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इस टाइटल पे पूरे उतर रहे हैं। अगर पूरे उतर रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। सेकेंडली, सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनका प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम जैज के बारे में देख रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले द वेरी जो हाईलाइटेड थीम है यहाँ पे वो क्या है कि सबसे पहले जो है हम म्यूजिक के बारे में देखते हैं कि वो किस तरीके से म्यूजिक ऑल्सो स्पीक्स टू द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑन अ डीप लेवल, ठीक है। और इंडिविजुअल कैरेक्टर्स से भी वो स्पीक करता है, या हर कैरेक्टर का म्यूजिक के बारे में एक डिफरेंट ख्याल है। सबसे पहले तो एलिस मैनफ्रेड जो है वो म्यूजिक की वो अच्छा नहीं समझती, और वो कहती है कि ये कोई सिंफुल पार्ट्स हैं म्यूजिक की जो कि यूथ को खराब करती हैं।
तो एलिस मैनफ्रेड और मिलर सिस्टर्स इंटरप्रेट जैज म्यूजिक एज द एंथम ऑफ हेल। तो एलिस मैनफ्रेड और मिलर सिस्टर्स जो हैं वो जैज म्यूजिक को क्या कहते हैं, ये एंथम ऑफ हेल है। इसी तरीके से द पैशन एंड प्लेजर दैट डोरकास्ट एंड वायलेट फाइंड इन म्यूजिक इज कॉन्ट्रास्टेड विद द म्यूजिकल ट्रीटमेंट ऑफ जोस क्राइम। इसी तरीके से वो जो पैशन और प्लेजर है जो कि डॉर्कास और वायलेट म्यूजिक के अंदर देखती हैं, उसको कंट्रास्ट किया जाता है विद द म्यूजिकल ट्रीटमेंट ऑफ जोस क्राइम। वो जो एक जो कि क्राइम का जो म्यूजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, व्हेन ही स्टार्ट्स एंड शूट्स डॉर्कास इट इज एट पार्टी। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जब शूट करता है डॉर्कास को, तो वो इट इज अ पार्टी जहां पे लाउड म्यूजिक जो है वो प्ले किया जाता है टू इंसाइट पैशन, पैशंस को इंसाइट करने के लिए, बॉयल द ब्लड एंड एनकरेज मिसबिहेवियर, और एनकरेज किया जाता है वहां पे मिसबिहेवियर। वो हदीस है ना कि जहाँ जिस कौम में म्यूजिक आम हो जाता है, मौसीकी आम हो जाती है, वहाँ पे जिना भी आम हो जाता है, वहाँ पे फहाशी भी आम हो जाती है, उरियानी भी आम हो जाती है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे, और फिर हदीस में ये भी है कि ये जो मौसीकी है, म्यूजिक है, ये शैतान का बाजा है। आप सारा दिन दर्द सुनते रहे, कुरान पढ़ते रहे, आप तिलावतें सुनते रहे, आप जस्ट आ सिंगल सेकंड आपके दिमाग में अगर म्यूजिक चला गया ना, तो आपकी सारी ब्रेन वॉश हो जानी है। दैट्स वाई हम लोग सुनते हैं ना तो हम इल्म भूल जाते हैं, ये वाला स्पेशली जो अल्लाह वाला होता है इल्म, क्योंकि ये जो है कुरान जो है ना, ये ऐसे भूलता है जैसे ऊंट रस्सी दौड़ा के भागता है। ठीक है, अगर हम इसको बार बार नहीं पढ़ते ना तो ये ऐसे भूल जाता है जैसे ऊंट रस्सी दौड़ा के भागता है। इस वजह से एक दफ़ा अगर आप ये चीज़ें पढ़ लें तो आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं, अदरवाइज वो भूल जाता है। तो यहाँ पे भी वो यही बता रहा है कि डॉर्कास को जब शूट किया गया उस पार्टी में, तो वहाँ पे लाउड म्यूजिक क्यों यूज हो रहा था, ताकि इंसाइट किया जाए पैशंस को, बॉयल द ब्लड एंड एनकरेज मिसबिहेवियर। However, music can also be restorative as Phyllis facilitates the healing process between Joe and Violet by bringing over her records and watching them dance. और फिर क्या है, म्यूजिक जो है वो रिस्टोरेटिव भी है, जैसे कि फैलिस जो है वो फैसिलिटेट करती है हीलिंग पावर बिटवीन जो एंड वायलेट को बाय ब्रिंगिंग ओवर हर रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो जब उनको उसके सामने अपने रिकॉर्ड्स जो है वो चलाती है और वॉच देम डांसिंग, और उनको डांस करते हुए देखती है। अच्छा जी, फॉर द एंटायर नॉवल म्यूजिक इज द वेपन दैट द सिटी वीड्स टू कंट्रोल। अब ये पिछले पैराग्राफ के अंदर हमने क्या देखा कि डिफरेंट कैरेक्टर्स के हिसाब से म्यूजिक क्या था। ठीक है, कोई इसको हीलिंग पावर कहता था, कोई इसको इवल कहता था, कोई इसको जो है पैशंस इंसाइट करने के लिए यूज करता था, कोई इसको जो है जैसे फैलस ने एक हीलिंग प्रोसेस के लिए यूज किया म्यूजिक को। अब देखते हैं कि बाकी एंटायर नॉवेल में म्यूजिक क्या प्ले करता है अपना रोल। म्यूजिक इज द वेपन दैट द सिटी वीड्स टू कंट्रोल इट्स सिटीजन। वो जो सिटी जो है, म्यूजिक असल में वो वेपन है जो कि सिटी वीड्स टू कंट्रोल, जो सिटी अपने सिटीजन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। द सीजन्स एंड वेदर आर डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लैरिनेट प्लेयर्स इन द स्ट्रीट। और ये जो सीजन्स हैं, ये वेदर हैं, वो किस तरह से डिटरमाइन होते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लैरिनेट प्लेयर्स इन द स्ट्रीट। ठीक है, जब वहाँ पे समर सीजन शुरू होता है या सीजन बागो बहारें शुरू हो जाती हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो गलियों में जो म्यूजिकल क्लैरिनेट प्लेयर्स यानी कि जो म्यूजिक प्ले करते हैं लोग, वहाँ उनकी प्रेजेंस से पता चलता है कि भाई कौन सा सीजन और कौन सा वेदर है। यानी कि अच्छा सीजन होगा तो म्यूजिशियंस अच्छा म्यूजिक प्ले करते थे। ठीक है, अगर समर आ जाती थी तो मेले लग जाते थे। और अगर दिसंबर, जैसे हम कहते हैं ना कि दिसंबर को एक सैड, या विंटर को जो है वो सैड टोन के लिए यूज किया जाता है, तो सेम इज द केस के सर्दी आती थी तो सैड म्यूजिक प्ले किया जाता था। तो म्यूजिक ऑल्सो bears a sadness that can be juxtaposed to Violet's ribaldry and Joe's flared passion। और म्यूजिक जो है वो सैडनेस भी बियर करता है, और उसको जक्स्टापोज किया जा सकता है वॉयलेट की रिबैल्ड्री के साथ और जोस के फ्लेयर्ड पैशंस के साथ। Wyatt's disappearance takes place as her body is replaced with a trace of music। और वाइल्ड की डिसअपियरेंस जो है
वो कैसे देखी जाती है, एज हर बॉडी इज रिप्लेस विद द रेस ऑफ म्यूजिक, जब उसकी बॉडी को रिप्लेस किया जाता है विद द ट्रेस ऑफ म्यूजिक, एंड दिस साउंड हॉन्ट्स जो मेमोरी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और यही साउंड जो है वो हॉन्ट होती है जो मेमोरी फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। आप ये देखें कि आपने कभी वो पुरानी मूवीज देखी हैं, हमने बचपन में देखी थी, उसमें ये होता था, मेरी जो मदर है ना, वो एक दिन उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी, तो वो था गाना सॉन्ग, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। और उसमें ना वो एक्चुअली वो सॉन्ग होता है जो कि हीरो हीरोइन गाते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, एंड फाइनली जब उनकी डेथ होने लगती है तो तब भी वो वही गाना गाते हैं, मतलब वो हीरोइन की जान निकल रही होती है, वो नज़ा की हालत में होती है, और दोनों वो गाना गाते हैं, एंड में वो मर जाते हैं। तो मैं, मेरी अम्मी जो है ना, उन्होंने वो पूरी, मतलब अब्बू ने शायद अम्मी की, और उनकी, मतलब मेरा छोटा जो भतीजा है उनकी गोद में था, तो वो उसको वो कर रही थी, मतलब लाइक मैंने कहा अम्मी कोई खुदा का खौफ करें, लोग मरने से पहले कलमा पढ़ के मरते हैं, आप लोग बच्चे को सिखा रहे हैं कि भाई तूने मरने से पहले ये गाना सुन के मरना। तो मैं हंस रही थी एक्चुअली, सेम इज द केस हियर। और इसी तरीके से आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी जिसमें एक सॉन्ग होता है, इसी तरीके से एक वो भी सॉन्ग था ना, मुझे दिल से ना भुलाना, तो वो पता नहीं ये नदीम और शबनम की कोई मूवी थी, ठीक है, उसमें वो बच्चा जो होता है वो बचपन में ही अपनी माँ से छिन जाता है, और वो एट द एंड कैसे ढूंढता है अपनी माँ को, वो गाना गा के ढूंढता है, ठीक है। जब वो गाना गाता है तो फिर उसकी माँ जो होती है, क्योंकि वो पागल हो जाती है, उसको उसका बच्चा जो नहीं मिलता वो छीन लिया जाता है, तो एट द एंड क्या होता है कि वो बच्चा माँ को, और माँ बच्चे को कैसे पहचानती है, उस गाने की वजह से पहचानती है। इधर भी सेम वही है, वो कहता है कि उसकी जो ने अपनी माँ को नहीं देखा था, लेकिन वो अपनी माँ को, उनकी मेमोरीज जो है, जो उस मेमोरीज फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ किस तरह से उस साउंड से हॉन्ट करती है, उस म्यूजिक की वजह से उसको हॉन्ट करती है, ठीक है। तो उस मूवी के अंदर बड़ा वो दिखाया कि इस तरह से, और नॉट ओनली अ सिंगल मूवी, देयर आर मेनी मूवीज जो इसी थीम के ऊपर बनी हुई है कि जी वो इस तरह से ना। तो ये हमारी खैर बचपन की मूवीज थी। तो नॉट ओनली पाकिस्तानी, इंडियंस, ये सारी मूवीज इसी तरीके की बनी हुई हैं, ठीक है। तो सिमिलरली द ब्लूज मैन हु वॉक्स द स्ट्रीट बिकम्स द ब्लैक एंड ब्लूज मैन, ठीक है। तो वो जो ब्लूज मैन होता है, वो जो स्ट्रीट में वॉक करता है, वो क्या बन जाता है, ब्लैक एंड ब्लूज, एंड फाइनली द ब्लैक डेफर, और आखिरकार वो ब्लैक ही बन जाता है, आई एम ब्लूज मैन, एंड फाइनली द ब्लैक देयरफॉर आई एम ब्लूज मैन, और फिर वो क्या कहता है, ब्लैक देयरफॉर मैं ही ब्लूज मैन हूँ, यानी कि ब्लैक और ब्लूज दोनों बन जाता है। प्रोवाइडिंग अ क्रिटिक ऑफ रेसिज्म, जब वो ये कहता है, वो जब वो ये कहता है कि ब्लैक देयरफॉर आई एम ब्लूज मैन, मैं ही ब्लूज मैन हूँ, तो एक्चुअली क्या है, वो प्रोवाइड करता है क्रिटिक ऑफ रेसिज्म। द ब्लूज सॉन्ग्स that the character evoke are largely the consequence of suffering brought about the American racist tradition। और इसी तरह ये जो ब्लू सॉन्ग्स हैं, ये क्या है, ये वो that the character evoke are largely the consequence of suffering brought about by American racist tradition, जो कि कैरेक्टर evoke करते हैं, वो consequence, वो नताइज ऑफ सफरिंग, ठीक है, सफरिंग की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस पेश आए हैं, ब्रॉट अबाउट बाय अमेरिकन रेसिस्ट ट्रेडिशन, अमेरिका की ये जो रेसिस्ट ट्रेडिशन है उसकी वजह से जो सफरिंग देखी गई है उस सोसाइटी में, उसको ये कैरेक्टर्स जो हैं वो शो करते हैं। जैज म्यूजिक इज आल्सो अ रेफरेंस टू द रेशियल सेग्रीगेशन प्रिवेलेंट इन अमेरिका ऑफ द टाइम। और जैज म्यूजिक जो है वो क्या है, एक रेफरेंस है किसका, टू रेशियल सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कर देना, लदा लदा कर देना, प्रेवलेंट इन अमेरिका, जो कि अमेरिका में प्रिवेल कर गई थी। और ये खाली उस वक्त की बात नहीं है, आज भी अमेरिका के अंदर यही होता है कि गोरे और काले, उनकी कम्युनिटी भी डिफरेंट है, उनकी लैंड भी डिफरेंट है, उनको उनकी इवन पेस भी डिफरेंट है, ठीक है। तो कल्चरल मॉर्निंग connotes the response of African Americans not only to the lost lives and lost possibilities produced by slavery, but also the loss of cultural production through appropriation by white culture. In her 1992 novel
jazz, Morrison reclaimed back music both by reconceptualizing the jazz age and by employing the literary equivalent of its musical form. अब उसने ये जो नॉवल लिखा था 1992 में जैज, तो मॉरिसन रिक्लेम बैक करती है उस म्यूजिक को, उस कल्चर को, ठीक है, वो रिक्लेम कर दिया अपनी आइडेंटिटी को थ्रू द म्यूजिक बोथ बाय रिकॉन्सेप्चुअलाइज द जैज एज, कि उस जैज एज को रिकॉन्सेप्चुअलाइज किया जाए और बाय एम्प्लॉइंग द लिटरेरी इक्विवेलेंट्स ऑफ म्यूजिकल फॉर्म, और एम्प्लॉय किया जाए लिटरेरी इक्विवेलेंट्स को ऑफ इट्स म्यूजिकल फॉर्म। इसकी मतलब म्यूजिकल फॉर्म से इक्विवेलेंट्स, लिटरेरी इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है म्यूजिकल फॉर्म में, कि ये जो कल्चर का डिफरेंस है इसको बराबर किया जाना चाहिए थ्रू द म्यूजिक। तो अब वो अपनी म्यूजिकल फॉर्म्स के थ्रू इसको रिफॉर्म करने की कोशिश करती है। ये जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कहती है इनको सही मतलब रिकॉन्सेप्चुअलाइज किया जाना चाहिए। If one of the most notable thing about the early decades of 20th century was the overlapping of various modes of artistic development in response to an internal of dynamic social and cultural changes. One of the most regrettable features of histories of the period has been the tendency to maintain a segregated perspective, restricting the contributions of artists of the Harlem Renaissance to the colored only side of a long perpetuated division in cultural and aesthetic analysis. ठीक है, और यहाँ पे वो क्या कहता है, इफ वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल थिंग अबाउट द अर्ली डिकेड्स, ठीक है, और 20th सेंचुरी जो ओवरलैप करती है various modes of artistic development in response वो एक to an internal dynamic social and cultural changes। ठीक है, अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द नोटेबल थिंग जो कि ओवरलैप किया जिसने 20th सेंचुरी में, तो वो बेसिकली क्या थी, वो एक इंटरवल था ऑफ डायनामिक सोशल और कल्चरल चेंजेस का। One of the most regrettable features of histories of the period has been tendency to maintain a segregated perspective। और क्या था, एक रिग्रेटेबल फीचर था हिस्ट्रीज का ऑफ द पीरियड जो कि देखा गया हैज बीन द टेंडेंसी टू मेंटेन, कि वो मेंटेन करे एक सेग्रीगेटेड पर्सपेक्टिव को, रिस्ट्रिक्टिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिस्ट ऑफ हार्लम रेनेसेंस टू द कलर्ड ओनली। और उसने रिस्ट्रिक्ट किया कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिस्ट ऑफ हार्लम रेनेसेंस को कि वो सिर्फ कलर्ड ओनली के बारे में लिखें, साइड ऑफ अ लॉन्ग परपेचुएटेड डिवीजन in cultural and aesthetic analysis. For example, in modern and modernism, the sovereignty of artists 1885 to 1925, 1985, Frederick R. Carr traces the common aesthetic root of modern literature। ठीक है, उसने क्या किया, जस्ट क्या ट्रेस किया कॉमन एस्थेटिक रूट्स को, ठीक है, जो दोनों में कॉमन थी, ऑफ मॉडर्निस्टिक लिटरेचर जिसमें पेंटिंग म्यूजिक विदाउट मेंशनिंग अ सिंगल अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट इन एनी ऑफ दोस मीडियम्स। तो उसने कोई सिंगल अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट मेंशन तक नहीं किया उस मीडियम में। More recently, revisionist scholars of the immensely fertile period that encompasses both the Jazz Age and the Harlem Renaissance have corrected such narrow views, not only underscoring the conjoined contribution of musicians, writers, and painters of the period, but acknowledging the vital cross fertilization that occurred among artists of different races and mediums। अब यहाँ पे देखा जाए तो वो क्या कहता है कि देखिए उससे पहले पहले जो लोग थे, जैसे यहाँ पे फेडरिक आर कार्ल जो है, वो सिर्फ उसने कॉमन एस्थेटिक रूट्स की बात की थी, उसने कोई सिंगल अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट को वहाँ पे मेंशन ही नहीं किया। और फिर मोर रिसेंटली ये जो रिविजनिस्ट स्कॉलर्स हैं जो कि इमेंसली फर्टाइल पीरियड के थे, उन्होंने एनकम्पस किया बहुत जैज एज को भी और फिर हार्लम रेनेसेंस को भी, इन दोनों को उन्होंने एनकम्पस किया, यानी कि इन दोनों को देखा। हैव करेक्टेड सच नैरो व्यूज, उन्होंने ये नैरो व्यूज उनको करेक्ट किया, नॉट ओनली अंडरस्कोरिंग द कंजॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिशियन, ना सिर्फ उन्होंने अंडरस्कोर किया कंजॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिशियंस, राइटर्स और पेंटर्स ऑफ द पीरियड, बट बल्कि उन्होंने ये एक्नॉलेज किया द वाइटल क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो कि अक्कर हुई है अमॉन्ग आर्टिस्ट ऑफ डिफरेंट रेसेस और मीडियम। उन्होंने डिफरेंट रेसेस और डिफरेंट मीडियम के जो आर्टिस्ट थे वो जो आगे प्रोग्रेस किया, उन्होंने उनको भी फोकस किया, उनको भी एक्सप्लेन किया, उनके ऊपर भी नज़र डाली
thus focusing on artistic vitality of New York City during the second decade of the century. And Douglas emphasizes the free creative borrowing across race. तो एंड डॉगलास ने एम्फेसाइज किया था किसके ऊपर, ये फ्री क्रिएटिव बोरिंग अक्रॉस रेस जो है फ्री क्रिएटिव बोरिंग होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ अंग्रेज या वाइट्स ही बेहतर नहीं लिखते या खाली सारा कुछ उन्हीं के पास नहीं है, बल्कि बाकी जो राइटर्स हैं जो ब्लैक्स हैं उनके बारे में नहीं लिखा जाता था। तो फिर जो है एंड डॉगलास ने जो है एम्फेसाइज किया था इस फ्री क्रिएट बोरो करना, किसी और ट्रेडिशन से वर्ड्स बोरो कर लेना, ट्रेडिशन बोरो कर लेना, कुछ भी बोरो कर लेना, वर्ड्स बोरो करते हैं इसी तरीके से जैसे इंग्लिश में इटालियन वर्ड्स बोरो हुए हैं, फ्रेंच वर्ड्स बोरो हुए हैं। तो वो कहती है यहाँ पे कि ये फ्री क्रिएटिव और बोरिंग होनी चाहिए क्रॉस रेस क्लास एंड जेंडर लाइन्स, क्योंकि आर्ट है ना, आर्ट की तो कोई लिमिट्स नहीं होती डिस्पाइट सच क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है बिटवीन टू रेसेस, ठीक है, हाउएवर या बिटवीन टू कल्चर्स, हाउएवर और परहैप्स बिकॉज ऑफ इट नॉट ओनली जैज म्यूजिक बट more broadly the jazz age to which it gave its unique aesthetic stamp was rapidly appropriated by white culture. As Douglas adds, to appropriate something is to abstract it by taking it out of its matrix, its indigenous original context, in order to uh, re- resituate, resituate, resituate it in a plan of one's own making, a place aligned to its natural habitat and design. Such a resituation was indeed explicitly advanced by Gilbert Sears, an influential white cultural critic. In conclusion, we can say that with the writing of jazz, Morrison takes on new tasks and new risks. Jazz does not fit the classic novel format in terms of design, sentence structure, or narration. Just like the music, this novel is named after the work is improvisationalized. ठीक है, और ये जो है जस्ट लाइक द म्यूजिक, ये जो नॉवल है इसको नेम दिया गया आफ्टर द वर्क इज इम्प्रोविजनल इम्प्रोविजेशनल। इन दिस वर्क शी इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय द जैज, blues, and gospel music she was reared on, but also by folklore, tall tales, ghost stories, and her family told for entertainment. The result is a writing style that has a unique mix of musical and magical and historical. और रिजल्ट क्या है राइटिंग स्टाइल का, कि इसका एक यूनिक मिक्स है म्यूजिकल का, मैजिकल का और हिस्टोरिकल का। ठीक है, तो यहाँ पे ये आज आपका जो मेन क्वेश्चन था, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ म्यूजिक। ठीक है, कल मैं आप लोगों के पास पेपर्स बेटा थोड़े से देख रही थी जो कि जैज़ के आए हुए थे, आज ज़रा वो भी साथ डिस्कस कर लेते हैं।